हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम ट्राई करेंगे कि हम पूरा जो हमारी क्लास 12th फिज़िक्स है उसे अच्छे से रिवाइज़ कर पाए। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 बुक स्टार्ट कर रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन, चार्ज ऑन अ बॉडी इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वन इलेक्ट्रॉनिक दैट इज़ क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। जो ईजी चीज़ें हैं जो हमें पता है उसे जस्ट जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। एंड यहाँ क्या डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बेसिकली द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो यहाँ n इज इक्वल टू क्यू बाई ई। क्यू 1 कूलम्ब, कितना चार्ज उसने बोला है 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब ई हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये इतना हमारा आता है। अब कूलम्ब्स लॉ क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू स्टेशनरी charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. So F is equal to k q1 q2 by r square. Define electric field intensity. So electric field intensity is equal to F by Q. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। एंड जो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका देन जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, दैट इज न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। या फिर ये हमारा वोल्ट पर मीटर भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। सो डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। देखो अगर आपको डेफिनेशन देखनी है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट विद इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमें याद रखना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टर्म्ड एज the force experienced by a unit positive charge at a particular distance in the presence of electric field, ठीक है। सो अब देखो, write the properties ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज लिखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड सेट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कॉन्टिन्यूस इन अ चार्ज फ्री रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कॉन्टिन्यूस होती है चार्ज फ्री रीजन में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कॉन्टिन्यूस इन अ चार्ज फ्री रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है एंड नेगेटिव चार्ज पर एंड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप्स नहीं बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूस होती है चार्ज फ्री रीजन में एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। 7th पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज की, हमने देख ली। देखो इसके पास आ रही है, एंड कर रही है यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की इस तरह से। इसे हम क्या कहते हैं, डाइपोल। ओके सॉरी, 5th हम देखना भूल गए। 5th, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। सो एफ इज इक्वल टू के क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा कोई भी एक प्लस क्यू चार्ज है एंड ये हमने एक टेस्ट चार्ज लिया, एक पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज हमने लिया है, तो ये एफ बाई क्यू नॉट सिंपली यही आ गया, ठीक है। अब 8th पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, पासिंग नॉर्मल थ्रू अ सरफेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पासिंग नॉर्मल थ्रू अ सरफेस। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing normal through a surface. Electric flux is equal to integral of EDS, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनटू द एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ EDS। एंड यहाँ पर इसकी SI यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। ये सिंपली कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलॉम होती है। एंड ये जो हमारा एरिया इसका मीटर स्क्वायर होता है, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर बाय कूलॉम। सिंपल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है एंड छोटा सा डिस्टेंस है उनके बीच में, बहुत ही माइन्यूट सा डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे डाइपोल क्यों कहा था, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, मीन्स यहाँ भी +1 कूलॉम्ब है, यहाँ -1 कूलॉम्ब है, एंड ये अपोजिट चार्जेस है इसमें। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। सो ये क्या है, ये बेसिकली हमारा जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड और जो उन चार्ज के बीच में डिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, हमारा जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड को हम जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। यूनिट इसकी क्या होगी, यूनिट सिंपल है, Q इंटू 2a कर रहे हो, Q की क्या है, कूलॉम्ब है, ये साइड लेंथ की है, सो कूलॉम्ब मीटर। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, डाइपोल मोमेंट 0 होता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 होता है नॉन पोलर में। मतलब तुम कैसे याद रख सकते हो, नॉन पोलर, दो बार ओ आ रहा है, तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है वो हमारा 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में। वहीं पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर है वो कोइंसाइड ही नहीं करते हैं। परमानेंट डाइपोल मूवमेंट इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। मतलब इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल H2O, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि CO2 CH4। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल अलोंग द एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल अलोंग द एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से अलोंग द एक्सियल लाइन। ओके, सो एक्सियल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, एक्सियल के लिए देखो एक्सियल में 2a आ रहा है, 2 बारी a आ रहा है, तुम्हें क्या याद रखना है, उसमें ही हम 2 kp/r³। एक्सियल के लिए क्या आएगा, 2 kp/r³। इक्विटोरियल के लिए क्या होगा देन, kp/r³। एक्सियल के अंदर 2a आ रहा है, तुम्हें याद रखना है 2 उसके अंदर लगेगा, 2 kp/r³। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द इक्विटोरियल लाइन दैट इज योर kp/r³। ठीक है, ओके। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क क्या लग रहा है, सो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, तो देखो यहाँ टॉर्क हमें पता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क यहाँ पर QE, फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पर, फोर्स हमें पता है ना QE लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है, फोर्स QE। एंड डिस्टेंस इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस इज 2a साइन थीटा, डिस्टेंस इज 2a साइन थीटा। सो यहाँ पर Q इंटू 2a हमने पढ़ा था, ये क्या है, ये है डाइपोल मोमेंट जिसे हम P से डिनोट करते हैं। सो PE साइन थीटा हो गया। सो PE साइन थीटा इज बेसिकली P क्रॉस E। सो यहाँ P क्या है, डाइपोल मोमेंट, आपका डाइपोल मोमेंट, एंड ये E हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ 15 स्टेट गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो गॉस थ्योरम हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बतानी है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is equal to the 1/ε0 times the total charge enclosed by the surface। तो गॉस थ्योरम बेसिकली क्या है, जो भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्लोज्ड सरफेस के थ्रू है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
through a closed surface is equal to the 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. ठीक है, सो देखो हमने एक तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, एक बार इसके दोबारा देख लो. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग, it is the number of lines passing normal through a surface, that is phi is equal to integral of E ds, where E is the electric field and ds is the your surface. Okay, so यहाँ गॉस थ्योरम क्या है? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सर्फेस इज इक्वल टू द 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सर्फेस. ठीक है, सो ये इतना तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, एंड दैट इज इक्वल टू दी, ये कह रहा है ना 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, सो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम. इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा दी हुई है. सो फाई इज इक्वल टू ई डी एस होता है, इंटीग्रल ऑफ ई डी एस. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी हमने ई मान ली है, इसका जो एरिया है, जो सरफेस है सॉरी, उसे हमने एस मान लिया है. सो डैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. सो ई इस, ये देखो ये यहाँ पर सिर्फ इसी रीजन को, जो एक कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका सिलेंडर का, हम वो लिखेंगे 2 पाई आर एल, एंड क्यू हमारा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल होता है. सो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल. सो इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भी लिखते हैं? 2k लैम्डा बाय आर. ठीक है, 2k लैम्डा बाय आर. नेक्स्ट है प्लेन शीट ऑफ चार्ज. प्लेन शीट है हमारे पास ये, एंड इसके अंदर ये हमने सिग्मा लिया हुआ है. ठीक है, सो डैट इज, यहाँ पर अब देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस साइड भी है एंड इस साइड भी होगा, सो ये 2es होगा. ठीक है, सो डैट वुड बी, देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय एस होता है, सो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस. एस इज बेसिकली योर एरिया, सो इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सो प्लेन चार्ज ऑफ शीट के लिए क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज, स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज. तो आउटसाइड द शेल के लिए, शेल के बाहर है, अगर हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो शेल के बाहर है, तो इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ये इलेक्ट्रिक शेल ऑफ चार्ज, ये आउटसाइड द शेल के लिए ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है. सॉरी, वो फोर्स होता है ना कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड तो KQ बाय आर स्क्वायर होता है. तो यहाँ पर ये जो हम डिस्टेंस लेंगे ये हम स्मॉल आर लेंगे, सो ये KQ बाय स्मॉल आर स्क्वायर. सो आउटसाइड द फील्ड के लिए KQ बाय आर स्क्वायर होगा. सरफेस के लिए KQ बाय कैपिटल आर स्क्वायर होगा, एंड इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0. तो यहाँ पर इन्होंने सिग्मा के टर्म में लिखा हुआ है, तो हम वही देख रहे हैं. फाई इज इक्वल टू ES क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. सरफेस एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. तो वो क्या होगा? E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर. फील्ड सरफेस पर R इज इक्वल टू आर हो जाएगा, तो ये सिंपली ये कट गया, सो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा. फील्ड इनसाइड द शेल क्या होगा? 0. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक पॉइंट पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द टोटल वर्क डन. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द टोटल वर्क डन
is the total work done by an external agent to in bringing a unit positive charge from infinity to that point. सो वी पी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ला रहे हैं, सो डैट इज ई डी आर। जो ये हमारा पोटेंशियल हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये क्या है? इट इज़ द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर आए हैं, ठीक है। यहाँ इन्फिनिटी से लेकर आ रहे थे, बट यहाँ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, तो ये हमारा डिफरेंस हो गया दो पॉइंट्स के बीच का। अब पोटेंशियल, यहाँ देखो वी पी माइनस वी आर है ना, तुम्हें हमेशा याद रखना है आर पास में, ये इसके साथ यहाँ जोड़ी बनेगी एंड ये यहाँ, ये हमेशा याद रखना है। अब पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल है? दैट इज के क्यू बाय आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आया, तो ये अगर पोटेंशियल है तो ये। अब इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस क्या है? पोटेंशियल इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्फेस, पोटेंशियल कांस्टेंट है सारे सरफेस के पॉइंट पर। वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सर्फेस इज जीरो। हम कितना वर्क डन कर रहे हैं एक टेस्ट चार्ज को एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर हम कितना वर्क डन कर रहे हैं टेस्ट चार्ज पर, वो ज़ीरो होता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता क्या है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर है उसके नॉर्मल पर होता है, ये होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। पोटेंशियल मतलब कांस्टेंट है, इक्वी पोटेंशियल का मतलब सारी जगह पोटेंशियल सेम है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, जैसे कि ये बना हुआ है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ये बन रहा है। पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक डाइपोल की वजह से, दैट इज के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ये याद रखना है, किसी भी डाइपोल की वजह से जो हमारा पोटेंशियल है, ये हमने क्या डिफाइन करी थी? हमने एक्सियल एंड इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड्स बताई थी। वो क्या थी? के पी टू के पी बाई आर क्यूब, एंड ये थी हमारी के पी बाई आर क्यूब। सो यहाँ पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, सो पोटेंशियल इज के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, एक एक्सटर्नल फील्ड में हमें पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। पोटेंशियल एनर्जी में, और इसमें हमें टॉर्क क्या था? पी क्रॉस ई था वो, एंड यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? नेगेटिव ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी ऑफ एनी कंडक्टर इज जीरो। किसी भी कैविटी के कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो बाहर आ जाते हैं कंडक्टर में, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है। फिर कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेराड। वन फेराड किसके इक्वल होगा? 1 कूलॉम्ब पर 1 वोल्ट। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस क्या है? ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ प्लस सिग्मा या माइनस सिग्मा, इसका एरिया हमने ये ले लिया, इनके बीच में डिस्टेंस d है। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी है, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, बिकॉज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है, चार्ज बाय एरिया। सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाय एरिया। सो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, Q की जगह पर हमने सिग्मा ए डाला, ठीक है। एंड V हमारा क्या है? यहाँ हमारे वॉल्यूम क्या होगा? देखो, सॉरी, ये V फॉर पोटेंशियल, सो पोटेंशियल E इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई डी, इज इक्वल टू V बाई डी होता है। सो V इज इक्वल टू ई डी, ठीक है।
सो ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हमारे कैपेसिटेंस एयर का होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। मीडियम में क्या होगा, के ए एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाई होगा बाय डी। सो के हमारा बेसिकली क्या होता है, जो हमारा कैपेसिटेंस मीडियम में है डिवाइड बाय एरिया एयर। तो तुम्हें क्या याद रखना है, कैपेसिटेंस मतलब वो काला मंत्री, ऐसे याद कर लो, काला मंत्री सामने सामने होंगे। मतलब इसमें भी ना बच्चे उल्टा कर देते हैं कि सी एयर ऊपर लिख देंगे, सी मीडियम नीचे लिख देंगे। ये नहीं करना है, के इज इक्वल टू सी मीडियम अपॉन सी एयर, काला मंत्री, कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम अपॉन एयर। ठीक है, कैपेसिटर्स इन सीरीज के अंदर हम जैसे रेजिस्टेंस को करते हैं उसका जस्ट पैरेलल कर देंगे। सो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। पैरेलल में c1 प्लस c2। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, सी वी स्क्वायर बाई 2, क्यू वी बाई 2। c इज इक्वल टू क्यू वी बाई 2, सी वी स्क्वायर बाई 2, सी वी स्क्वायर बाई 2, क्यू वी बाई 2, सी वी स्क्वायर बाई 2, क्यू वी बाई 2 एंड क्यू स्क्वायर बाई 2c। So u is equal to q square by 2c, u is equal to q square by 2c, u is equal to cv square by 2, u is equal to qv by 2। एनर्जी डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्या है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, सी वी स्क्वायर बाई 2, क्यू वी बाई 2। अब ओम्स लॉ क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द टू कंडक्टर। किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो करंट फ्लो हो रहा है थ्रू अ कंडक्टर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। V is directly proportional to I, V is directly proportional to I and V is equal to IR, R is equal to V by I, R is equal to V by I। R क्या है, R is resistance, यूनिट हमारा ओम है। कंडक्टेंस क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टिविटी रो, R is equal टू रो L by A होता है। फैक्टर्स जिसके ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर। अबे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, वन एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। एक एवरेज वेलोसिटी जो कि देखो कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन से तो मूव कर रहे होते हैं, तो एक एवरेज सी वेलोसिटी जो कि हमारे कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स ने अटेन करी हुई है, मतलब एक एवरेज वेलोसिटी हमारे कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो उन्होंने वो एवरेज वेलोसिटी उन्होंने अटेन करी है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ द वन एवरेज वेलोसिटी attained by the electrons in a conductor due to an electric field is called drift velocity। F is equal to q e होता है, F is equal to q e and that is minus e e। एक्सेलरेशन F by m होता है minus e by m। बट हमें क्या याद रखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस एक्सेलरेशन इंटू टाउ, Vd is equal to acceleration into tau।
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करके इन्होंने करा हुआ है ये, ए फॉर एक्सेलरेशन, टी फॉर टाइम, यू इन्होंने ज़ीरो माना हुआ है। एफ इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू का तो पता लग गया फोर्स, माइनस ई बाय एम, देन वी डी किसके इक्वल होगा, माइनस ई बाय एम इंटू, ये क्या होता है, ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। वही देख लो, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज टाइम इंटरवल दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में हमें बताना है। ओम्स लॉ J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये तुम्हें याद रखना है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। हाँ पहले ये तो देख लो, 37 रह गया, हमने 36 के बाद डायरेक्ट ये कर दिया था। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। तुम्हें ये पता है कि जो मतलब अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट मूव करेंगे। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर लगाई हुई है, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एरिया है, ये जो हमने रिलैक्सेशन, जो ये डिस्टेंस है, दैट वुड बी वी डी इंटू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एन ए वी डी टी। टोटल चार्ज क्या होगा, एन ई से जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो सिंपली ये। सो आई रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में ना वेद करके हम याद रख सकते हैं, या फिर वीना, वीना इज कंपैरेटिवली इजी। हाँ यही वीना। तो करंट को हम किस तरह से याद रख सकते हैं, वी ना, ठीक है। वी डी ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज, ये है नंबर ऑफ चार्जेस नंबर, एंड ये हमारा एरिया। ये एन से तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, एन इज़ बेसिकली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स per unit volume, that is basically you can say density, ठीक है। अब करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया, ये J को हम J इज़ बेसिकली करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया टेकन नॉर्मल टू द करंट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज करंट per unit area, J is equal to I by A, unit is ampere per meter square, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब है ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। मोबिलिटी क्या होता है, इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, ये क्या होता है वो बताना है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज बेसिकली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वन एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम between the two successive collisions of electrons in a conductor is called relaxation time. Mobility, it is the magnitude of drift velocity per unit electric field, that is mobility को हम इस तरह से म्यू से डिनोट करते हैं, वी डी बाई ई। ओमिक कंडक्टर्स
ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। वॉल्यूम वोल्टेज करंट का ग्राफ लीनियर आता है मेटल्स जैसे कि नाइक्रोम। नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं, वी ग्राफ लीनियर नहीं होता है, जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर्स। अब ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वन ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इन अ ओपन सर्किट। ईएमएफ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोड्स के बीच का। वन ईएमएफ इज द डिफरेंस बिटवीन दी वन EMF is the potential difference between the electrodes of a cell in an open circuit। मतलब एक सर्किट चल नहीं रहा है, एक सर्किट ओपन सर्किट है वो, एंड एक EMF, वन EMF is the potential difference, वन EMF is the potential difference between the electrodes। जो EMF है वो पोटेंशियल डिफरेंस है अरे सिंपल सा है ना, एक सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स हैं, उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब जब करंट नहीं चल रहा है उसमें, वो ओपन सर्किट में, तो जो वो नॉर्मल जो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहता है उसे हम EMF कहते हैं। वन EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल in an open circuit। One EMF is the potential difference one EMF is the potential difference one EMF is the potential difference between the electrodes in a one EMF is the potential difference between the one EMF is the potential difference between the electrodes in a cell in an open circuit। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इन अ क्लोज्ड सर्किट। ईएमएफ और वोल्टेज में यही डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है इलेक्ट्रोड्स के बीच का, बट ये ओपन सर्किट में है, मतलब जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, एंड वोल्टेज जब क्लोज्ड सर्किट है। ठीक है, सो वन EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इन अ ओपन सर्किट एंड वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इन अ क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, अब ये रिलेशन कनेक्टिंग EMF एंड वोल्टेज V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये हमने ज़रूर देखा है। V इज इक्वल टू E माइनस IR। 43 हो गए हैं, हमें 86 इसमें टोटल है, हाफ हम कर चुके हैं पार्ट 1 के अंदर। इतने पॉइंट्स हैं। किरचॉफ्स जंक्शन रूल, द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन। जितना करंट जंक्शन में एंटर कर रहा है उतना ही जंक्शन से बाहर जाएगा। द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट एग्जिटिंग और लीविंग द जंक्शन, दैट इज सिग्मा ऑफ द I इज इक्वल टू 0। किरचॉफ्स लूप रूल क्या है? वन एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज 0। वन एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज 0। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है, जब व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस्ड होता है, IG हमारा 0, IG इज इक्वल टू 0, मीन्स जो हमारा गैल्वेनोमीटर में करंट है वो नहीं जाएगा, 0। I2 I3 के इक्वल होगा, I1 I3 के इक्वल होगा। सो इन दोनों को सॉल्व करके I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, I3 R3 इज इक्वल टू I4 R4, सो हमारा क्या निकलता है? ये R2 by R1 is equal to R4 by R3। एप्लीकेशन लॉरेंस फोर्स इक्वेशन। लॉरेंस फोर्स इक्वेशन क्या है? F इज इक्वल टू QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B। F is equal to QE plus Q into V cross B। इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स F is equal to QE, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स F is equal to Q into V क्रॉस B।
मैग्नेटिक फोर्स एक करंट कैरिंग कंडक्टर में वो क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स एक करंट कैरिंग कंडक्टर में I इंटू एल क्रॉस बी, I इंटू एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी। बायोट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। बायोट-सेवर्ट लॉ डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो बायोट-सेवर्ट लॉ में तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट किसके इक्वल है, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। सो वो कितना होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। देखो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 इंटू x² प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अगर x 0 है मीन सेंटर पर है, अगर एट द सेंटर ऑफ द लूप, b इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x 0 हो गया मीन्स ये आर क्यूब, देन इससे ये कटा, सो ये क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर, किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पर कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। एट द सेंटर ऑफ द लूप, एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप, हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, ठीक है। एंड एट अ डिस्टेंस x वो होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू x² प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप। लाइन इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल एक क्लोज्ड लूप में इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज्ड लूप में वो म्यू नॉट टाइम्स होती है जो भी टोटल करंट पास कर रहा है। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ, ऐसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लाइंस पास नॉर्मल थ्रू दी सरफेस। एंड एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ इज the line integral of the magnetic field over a closed loop. The line integral of magnetic field over a closed loop is equal to the mu naught times the total charge passing through the surface. Application of Ampere circuital law, magnetic field एक straight infinite wire carrying conductor के लिए क्या होती है, mu naught I upon 2πr। एक straight infinite करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके लिए क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अगर मैं पूछूं कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ x हमें बताना है, कोई भी डिस्टेंस हमारा x है, रेडियस r है एंड ये करंट कैरिंग लूप है, तो इसमें क्या होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस x² की पावर 3/2। एंड इफ आई वांट टू टेल दी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, so that would be mu naught I upon 2r. Yep. So ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट इन्फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर वो क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की वजह से हमें बतानी है। सो सोलेनॉइड की वजह से क्या होगी, म्यू नॉट इंटू एन आई, म्यू नॉट इंटू एन आई
म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, एन इज बेसिकली एन बाय एल, कैपिटल एन बाय एल, ठीक है। म्यू नॉट इज कैपिटल एन बाय एल। फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में क्या फोर्स होता है? पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, इनमें फोर्स बताना है। सो फोर्स बी ए के बीच में म्यू नॉट आई ए, इन दोनों म्यू नॉट आई ए अपॉन 2πd, ये बिल्कुल इसकी तरह ही थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। देखो म्यू नॉट करंट हमारा लूप 1 का वो इसका और इसका, आई ए आई और 2π इनके बीच में डिस्टेंस d। 52 टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रेक्टेंगुलर करंट लूप में आपको टॉर्क बताना है। सो टॉर्क वुड बी m क्रॉस b। वहीं हमने वहाँ क्या लिखा था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने कितनी बताई थी, p क्रॉस e, डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड यहाँ मैग्नेटिक लूप की वजह से m क्रॉस b। प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कॉइल। जो भी डिफ्लेक्शन हमें दिख रही है, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, जो भी कॉइल के अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो हमारे कॉइल में करंट है। द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कॉइल। Phi is directly proportional to I. The deflection produced in the coil, the deflection produced in the coil is directly proportional to the current through the coil. Current sensitivity of galvanometer, ये क्या है? Current sensitivity होती है, it is the deflection per unit current, per unit current कितना deflection हो रहा है। So phi is equal to I NAB by K, NAB by K. Current sensitivity of galvanometer, it is the deflection per unit current. Phi by I is equal to NAB by K. Conversion of galvanometer to ammeter, galvanometer को हमें ammeter में convert करना है। A small resistance called shunt resistance is connected parallel to the galvanometer coil. अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को अमीटर की तरह कन्वर्ट करना है तो हम एक छोटा सा रेजिस्टेंस जिसे हम क्या कहते हैं शंट, उसे हम पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। जो हमारी गैल्वेनोमीटर कॉइल है उसके पैरेलली हम इस शंट को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड पैरेलल टू दी शंट। सो शंट इज इक्वल टू IgG अपॉन I माइनस IG। जो करंट इसके अंदर गैल्वेनोमीटर में फ्लो कर रहा है इंटू G अपॉन I माइनस IG, ठीक है। सो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ का क्या काम है? गॉस लॉ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर गॉस लॉ हमने क्या पढ़ा था? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हाट वाज द गॉस लॉ? गॉस लॉ था द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, the total electric flux through a closed surface is equal to the 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface, ठीक है। एंड अब मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या है? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, वन नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ज़ीरो। इसने क्या बोल दिया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज्ड सरफेस में, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ज़ीरो, दैट इज इंटीग्रल ऑफ BdS इज इक्वल टू ज़ीरो। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ज़ीरो। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है? एक मिनट, ये मैग्नेटाइजेशन पढ़ रहे हैं M, वन नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? वन नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल, उसे हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं. मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज द वन नेट मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन. दूसरा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी. मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इज इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट माइनस एम. B अपॉन म्यू नॉट माइनस एम. B अपॉन म्यू नॉट माइनस एम. मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है? B अपॉन म्यू नॉट माइनस एम. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम M बाय H से डिनोट करते हैं. H यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है. एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये H क्या है यहाँ पर? मैग्नेटिक इंटेंसिटी. एंड इस H को हम B अपॉन म्यू नॉट माइनस एम. B यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट वही हमारी इसकी वैल्यू 4π×10⁻⁻⁷ होती है. ये मैग्नेटाइजेशन है. मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन इज़ वन नेट मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ मटीरियल, उसे हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं. तो मतलब सारी वैल्यूज़, सारी चीज़ें हमें इसमें नोन है. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी Xi इज इक्वल टू M बाय H. मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी. अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है? म्यू इज इक्वल टू B बाय H. मैग्नेटिक फील्ड अपॉन ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी. म्यू इज इक्वल टू B बाय H. हमें ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी के बीच में हमें रिलेशन लिखना है. सो ये हमारा परमिएबिलिटी है 1 माइनस ज़ाई. परमिएबिलिटी इज इक्वल टू UR इज इक्वल टू 1 प्लस ज़ाई. कैसे याद रख सकते हैं? UR UR 1 प्लस जिंदाबाद. UR 1 प्लस जिंदाबाद. कुछ भी है, मतलब ये बस. हाँ ये है कि प्लस माइनस की दिक्कत नहीं होगी फिर. चलो, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, तीनों में डिफरेंस. वीकली मैग्नेटाइज्ड अपोजिट टू अप्लाइड फील्ड. ये क्या है? वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं. डायमैग्नेटिक वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं एंड जहाँ पर फील्ड लगी है ये उसके अपोजिट चलते हैं. पैरामैग्नेटिक, पैरा से तुम याद रख लेना P फॉर पीछे, P फॉर पैरामैग्नेटिक. ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं लेकिन अपने अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है. उसके पीछे चलेंगे. मूव फ्रॉम वीकर टू दी स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ अप्लाइड फील्ड. बट ये स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना. स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ जा रहे हैं. यहाँ पर इसके अंदर जो ज़ाय है वो क्या होता है? नेगेटिव. Xi इज नेगेटिव. पैरामैग्नेटिक में Xi पॉजिटिव होता है क्योंकि वो वीकर से स्ट्रॉन्गर. मतलब कोई बच्चा है, उसके पहले 30 मार्क्स आ रहे थे बट अब उसके 60 आ रहे हैं, वो ग्रोथ कर रहा है. मतलब Xi अब पॉजिटिव हो रहा है, चाहे छोटी अमाउंट में हो रहा है बट पॉजिटिव हो रहा है. बट वहीं कोई बच्चा 100 स्कोर कर रहा था एंड नाउ इट इज़ ही और शी इज़ स्कोरिंग 80 मार्क्स, तो वो नेगेटिव हो रहा है, ठीक है. म्यू ये जो आपकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है ये 1 से कम होगी एंड पैरामैग्नेटिक में 1 से ज़्यादा होगी. ऑन वन फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड. देखो इससे दूर को जा रही है ना फील्ड लाइंस, एंड इसमें पैरामैग्नेटिक में इसके अंदर को जा रही है. जैसे वाटर, सोडियम क्लोराइड. NaCl क्या है? डायामैग्नेटिक का मतलब वीकली मैग्नेटाइज्ड अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड. एंड पैरामैग्नेटिक वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड एंड मूव फ्रॉम द वीकर टू द स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ अप्लाइड फील्ड. पैरामैग्नेटिक में हमारे क्या हो जाएंगे? एल्यूमिनियम. एंड डायामैग्नेटिक में हमारा वाटर हो जाएगा, NaCl हो जाएगा. फेरोमैग्नेटिक क्या है? ये स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. ये वीकर से स्ट्रॉन्गर पार्ट में जाते हैं. इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या था?
m by h, where m is magnetization. Magnetization is one net magnetic field per unit volume of a material, and h is magnetic intensity. h क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी. एंड h को हम किससे, b अपॉन म्यू नॉट माइनस m. ठीक है. एंड हमने पढ़ा था मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो वो क्या था? म्यू आर इज इक्वल टू बी बाई एच. बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, एच हमारा वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी. एंड रिलेशन यू आर वन प्लस जिंदाबाद. यू आर वन प्लस जिंदाबाद. तो यहाँ फेरोमैग्नेटिक में एक से काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब ज़ाय मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है. फील्ड लाइंस गेट्स हाईली कंसनट्रेटेड इनसाइड द मटेरियल. मतलब फील्ड लाइंस जो है वो बहुत ही हाईली कंसनट्रेटेड हो जाती है मटेरियल के अंदर. एंड फेरोमैग्नेटिक में निकल, कोबाल्ट, ये सारे आ गए. अब है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट. तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. The magnitude of induced EMF in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit. Faraday's law of electromagnetic induction. Electromagnetic induction का Faraday's law ये क्या है? ये magnitude होता है जो भी हमारा induced EMF है. The magnitude of induced EMF, it is equal to the time rate of change of magnetic flux. Time rate of change of magnetic flux through the circuit. So Faraday's law of electromagnetic induction, it is the magnitude of induced EMF. It is the magnitude of induced EMF in a circuit, and it is equal to the rate of change and it is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit. Now Lenz's law क्या है? The direction of induced EMF is such that it produces a current which opposes the change in magnetic flux. मतलब जो हमारे induced EMF है उसकी डायरेक्शन उस तरफ होगी. The direction of induced EMF is such that it produces a current which opposes the change in magnetic flux that produced it. So is equal to minus d phi by dt. Lenz's law is in accordance with law of conservation of energy. Lenz's law हमारे law of conservation of energy को देखकर बनाया गया है. Motional electromotive force. Motional electromotive force क्या है? Motional EMF. Magnetic flux ये. So motional electromotive force is minus BLV when a conducting rod is moved through a constant magnetic field and EMF is developed between the ends of the rod. जब एक conducting rod को एक constant magnetic field से move करते हैं तो एक EMF develop होता है rods के end पर, is developed between the ends of the rod, and this is called motional EMF. Now self induction क्या है? The phenomena of production of induced EMF in a coil when the current through the same coil changes is called self induction. So self induction क्या है? एक ऐसा phenomena of production of induced EMF. One phenomena of production of induced EMF in a coil. ओके तो सेल्फ इंडक्शन क्या है? एक ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर कॉइल के अंदर one phenomena of production of induced EMF, the phenomena of production of induced EMF in a coil when the current through the same coil changes is called self induction. जब जो current है, when the current through the same coil changes, the phenomena of production of induced EMF in a coil when the current through the same coil changes.
जब जो करंट है सेम ही कॉइल से चेंज होता है तो उसे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं. फाई इज इक्वल टू एल आई. वन फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट, one phenomena of production of induced EMF in a coil when the current through the same coil changes. When the current through the same coil से जो current है, when the current through the same coil changes is called self induction. When the current through the same coil changes is called self induction. One phenomena of production of induced EMF in a coil, एक फिनोमिना, वन फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF. One phenomena of induced EMF in a coil when the current through the same coil changes. When the current through the same coil changes is called self induction. Phi is directly proportional to I. Okay, so mutual induction, self induction and mutual induction में फ़र्क क्या है? Mutual induction, the phenomena of production of induced EMF in the coil when the current through the neighboring coil changes. When the current through the neighboring coil changes उसे mutual induction कहते हैं. But self induction क्या है? One phenomena of producing the induced EMF in a coil when the current through the same coil changes. When the current through the same coil changes is called self induction. And mutual induction क्या है? The phenomena of production of induced EMF in a coil when the current through the neighboring coil changes. ठीक है. The phenomena of production of induced EMF in a coil when the current of the same coil changes, तब आएगा self induction. And when the one phenomena of production of induced EMF in a coil when the current through the neighboring coil changes is called mutual induction. ठीक है. So phi is directly proportional to I and यहाँ phi is equal to mi. That would be mutual inductance. अब energy stored in an inductor, एक इंडक्टर के अंदर energy stored है. Energy stored in an inductor. वर्क डन. देखो, एक इंडक्टर में अगर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसे हम Li²/2. एंड ऐसे हमने पढ़ा था कि एक कैपेसिटर के अंदर जब एनर्जी स्टोर्ड है सो हम उसे ε0 इस तरह से डिनोट करते हैं. ठीक है. एंड यहाँ पर हमारी एनर्जी स्टोर्ड है इन एन इंडक्टर, so that would be Li²/2. Li²/2. So energy is stored in inductor as Li²/2 and in capacitor it is this. AC generator. यहाँ जस्ट इतना ही है. पार्ट 1 ख़त्म हुआ. सो AC जनरेटर, ये हमारे पास ये नॉर्थ साउथ यहाँ पर ये क्या है, कॉइल लगी हुई है. ठीक है. ये कॉइल लगी हुई है, ये हमने एक्सिस ले रखी है. ये क्या है, ये होती है स्लिप रिंग्स. ये हमारा कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं. ये क्या लगे हुए हैं, ये है कार्बन ब्रशेस एंड ये है ऑल्टरनेटिंग करंट. फाई इज इक्वल टू BA cos ओमेगा t. ठीक है. E इज इक्वल टू -m n d phi/dt
इज इक्वल टू माइनस एन डी बी ए कॉस ओमेगा टी, इस तरह से. सो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसे नवाब करके याद कर लो. एप्सिलॉन नॉट एसी जनरेटर के अंदर तुमसे पूछेगी कि उसके वोल्टेज का फॉर्मूला बताओ. सो दैट वुड बी नवाब NWAB साइन ओमेगा टी. ठीक है, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर. एक रजिस्टर में हमने एसी वोल्टेज अप्लाई करी है. ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये VM साइन ओमेगा टी, ये VM साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू IR. सो आई हमारा IM साइन ओमेगा टी आ गया, मीन्स IM इज इक्वल टू VM/R. फेजर डायग्राम कुछ इस टाइप से ही बनेगा. एसी वोल्टेज इंडक्टर के अंदर, इंडक्टर में हमारा, इंडक्टर हम L से डिनोट करते हैं. अभी मैंने तुम्हें इसका इंडक्टर में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला बताया था, Li²/2. ठीक है, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी माइनस π/2. तुम्हें क्या याद रखना है, इंडक्टर में L वाले में माइनस π/2 होगा. ठीक है, जहाँ पर जो IM है दैट वुड बी VM/R. R क्या होता है, L ओमेगा. R होता है हमारा L ओमेगा. वहीं कैपेसिटर में हमारा 1/ω/c होगा. कैपेसिटर में 1/ω/c होगा. ठीक है, यहाँ पर फेजर डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा. एसी वोल्टेज ड्यू टू द कैपेसिटर यहाँ पर प्लस π/2 हो जाएगा एंड 1/ω/c. ठीक है, ये हो गया. अब RMS करंट IM/√2. RMS वोल्टेज ये होता है. इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू XL इज इक्वल टू ω/L. ओमेगा को आप 2πμ भी लिख सकते हैं. कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ω/c. अब AC वोल्टेज अप्लाई टू अ सीरीज LCR सर्किट. एक सीरीज में लगा हुआ है LCR सर्किट. तो अब क्या होगा, फेजर डायग्राम, यहाँ पर ये VM है, ये VR है. ठीक है, एंड ये VC माइनस VL है. सो यहाँ IM जो है ना, उसका फॉर्मूला VM इज इक्वल टू √R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर. √R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर. सो Z यहाँ पर इम्पिडेंस बेसिकली क्या होता है, Z इज कॉल्ड इम्पिडेंस ऑफ LCR सर्किट. Z इज इक्वल टू इम्पिडेंस ऑफ LCR सर्किट, R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर. Okay, so power dissipation in a purely resistive circuit. Purely resistive circuit में power dissipation that is Vrms into Irms. Power dissipation purely inductive circuit के अंदर power dissipation यहाँ पर 0 होगी. अगर purely inductive है तो 0 होगी पावर. प्योरली कैपेसिटिव है तब भी 0 होगी, बट रेजिस्टिव के अंदर Vrms इंटू Irms होगा. पावर डिसिपेशन LCR सर्किट है तो Vrms Irms इंटू cos phi. अब इम्पिडेंस ट्राइंगल है ये हमारा, ये cos phi क्या है, cos phi इज इक्वल टू R/Z. इसे हम पावर फैक्टर कहते हैं. cos phi इज इक्वल टू R/Z, इसे हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर. रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन है, XL XC के इक्वल होना चाहिए, मीन्स ω/L इज इक्वल टू 1/ω/c. यहाँ से ω² इज इक्वल टू 1/LC आएगा, ω इज इक्वल टू 1/√LC. दिस इज योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है. एंड रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, जब XL इक्वल हो जाता है XC के, मीन्स व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ठीक है, प्रिंसिपल बिहाइंड ट्यूनिंग ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न. रेजोनेंस यही वो प्रिंसिपल है, रेडियो एंड टेलीविज़न के ट्यूनिंग का प्रिंसिपल ये रेजोनेंस ही है.
अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन. अभी हमने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था, म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन अभी पढ़ी थी, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन. द phenomena of production of induced EMF in a coil when the current through the neighboring coil changes. When the current through the neighboring coil changes, it is called the mutual induction. ठीक है. So yes, so for a transformer, Vs upon Vp is equal to Ns upon Np is equal to Ip upon Is. ये याद रखना है. स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? जब Ns Np से ज़्यादा है, Vs Vp से ज़्यादा है, Is Ip से ज़्यादा है. स्टेप डाउन कब होगा? जब Ns कम हो जाएगा, Vs कम होगा एंड Is ज़्यादा होगा. सो स्टेप अप के लिए हमें, मतलब तुम स्टेप अप में ये याद रखना, जो IP है, कैसे तुम याद रख सकते हो? स्टेप अप में अप जब हो रहा है तो उसके अंदर IP ज़्यादा होगा Is से, देन उसका उल्टा तो तुम कर ही लोगे कि Ns कम हो जाएगा वो. तो अप जब आएगा ना, अप से तुम इप याद रख लेना, जो इप है ना इसे हम ज़्यादा लेंगे. ठीक है. स्टेप डाउन में इसका उल्टा. सो एनर्जी लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर. एनर्जी कैसे लॉस होती है एक ट्रांसफार्मर में? फ्लक्स लीकेज की वजह से, रेजिस्टेंस ऑफ द विंडिंग्स, एडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस. फ्लक्स लीकेज की वजह से, फ्लक्स लीकेज, रेजिस्टेंस ऑफ द विंडिंग्स, फ्लक्स लीकेज की वजह से, रेजिस्टेंस ऑफ विंडिंग्स, एडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस. नाउ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एन ऑसिलेटिंग चार्ज और एन एक्सेलरेटिंग चार्ज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती कैसे है? एन ऑसिलेटिंग चार्ज और एन एक्सेलरेटिंग चार्ज. नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. वैक्यूम के अंदर स्पीड होती है C इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट. वैक्यूम के अंदर, इसमें मीडियम के अंदर होती है म्यू इंटू एप्सिलॉन. रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, C इज इक्वल टू E0/B0. B0/E0 नहीं करना है, C इज इक्वल टू E0/B0, E/B. BCE. ठीक है. BC इज इक्वल टू E. तुम्हें ऐसे याद रख लेना, BC इज इक्वल टू E. नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन ऑफ EM वेव. कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है. टोटल मोमेंटम P इज इक्वल टू U/C. ये बना हुआ है. EX इज इक्वल टू E0 साइन KX माइनस ओमेगा टी. BY इज इक्वल टू B0 साइन KX माइनस ओमेगा टी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये है. इलेक्ट्रिक फील्ड X डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड Y में है, प्रोपगेशन Z डायरेक्शन में हो रहा है. प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या हुआ है? K इज इक्वल टू 2π/λ. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तुम बस एक चीज़ याद रखना, जो रेडियो वेव है उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, गामा की कम है. गाड़ी XUV IMR, गाड़ी XUV IMR. सो G फॉर गामा, X for X-rays, U for ultraviolet, V for visible, I for infrared, M for microwave, R for radios. So highest frequency and lowest wavelength. तुम्हें बस ये याद रखना है, R for radio waves and उसमें highest wavelength है, means low frequency है. गाड़ी XUV IMR. ठीक है. अब रेडियो वेव्स, इनका प्रोडक्शन, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर्स.
कंडक्टिंग वायर्स के अंदर जब चार्जेस का बहुत एक्सेलरेटेड मोशन होता है तब ये बनती है। रेडियो एंड टेलीविज़न कम्युनिकेशन में यूज़ होता है एंड सेल्युलर फोन्स में। माइक्रोवेव्स बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स कॉल्ड क्लिस्ट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स एंड गन डायोड्स। ये बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स, स्पेशल वैक्यूम ट्यूब से ये बनते हैं। माइक्रोवेव्स का कैसे बनती है? स्पेशल वैक्यूम ट्यूब से बनती है। क्लिस्ट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स एंड गन डायोड्स। क्लिस्ट्रॉन्स, ओके। रडार सिस्टम, एयरक्राफ्ट, नेविगेशन, माइक्रोवेव्स उसमें यूज़ होती है। स्पीड गन्स में, माइक्रोवेव ओवन्स में। इंफ्रारेड वेव्स, हॉट बॉडीज़ एंड मॉलिक्यूल्स, हॉट बॉडीज़ एंड मॉलिक्यूल से ये रेज निकलती है। फिजिकल थेरेपी के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंफ्रारेड डिटेक्टर्स इन और सैटेलाइट, रिमोट स्विचेस ऑफ टीवी। टीवी के रिमोट स्विच में ये इंफ्रारेड वेव्स होती है। विजिबल लाइट व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होती है? बाय स्पेशल लैम्प्स एंड वेरी हॉट बॉडीज़, जैसे कि सन से निकलती है यूवी रेज। लेसिक आई सर्जरी के अंदर ये यूज़ करा जाता है। वाटर प्योरीफायर्स में जम्स को क्लीन करने के लिए। एक्सरेज क्या है? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बॉम्बार्ड करते हैं हम मेटल, बॉम्बार्ड अ मेटल टारगेट। ये डायग्नोस्टिक टूल है हमारे मेडिसिन इंडस्ट्री में एंड ये कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ आता है। गामा रेज क्या है? इन न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड इन रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में एंड रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियाई में यूज़ होता है। इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, मेडिसिन में कैंसर सेल्स को रिड्यूस करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने में काम आता है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? द करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। करंट, ऐसा करंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से हो। डिस्प्लेसमेंट करंट इज द करंट ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। The current due to changing electric field or electric flux is called displacement current. IR waves, infrared waves को हम heat waves भी कहते हैं। Water molecules present in most materials readily absorb infrared waves. Then thermal motion of water molecule increases. That is why they heat up and heat their surroundings. जब जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, कई सारे मटेरियल्स के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी इंफ्रारेड वेव्स को अब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर उनके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में थर्मल मोशन इंक्रीज़ करता है एंड थर्मल मोशन इंक्रीज़ कर रहा है तो फिर वो हीट अप करने लगता है एंड अपने सराउंडिंग को भी हीट अप करते हैं। इंफ्रारेड वेव्स को हम हीट वेव्स भी कहते हैं। तो ये हमारी पूरी क्लास 12th की पार्ट 1 वाली किताब हो चुकी है एंड आई थिंक सो कि पार्ट 2 तो जल्दी होना चाहिए इससे। सो पार्ट 2 कर रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। The incident ray, reflected ray and the normal to the reflecting surface lie in the same plane. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. Sign convention, जितने भी डिस्टेंसेस हैं हम पोल और ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करेंगे। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव एंड द अपोजिट डायरेक्शन इज नेगेटिव। द हाइट्स अपवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी होगी उसे हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे जो भी होगी उसे हम नेगेटिव लेंगे। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज एफ इज इक्वल टू r/2। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर दैट इज -v/u एंड मिरर इक्वेशन, मिरर फार्मूला हमारा ये रहा। इसका जो प्रूव है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड्स, वो हमें देखना है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस लाई इन द सेम प्लेन। स्नेल्स लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। सम रिजल्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन से क्या हो रहा है? लिटरल शिफ्ट दिख रही है हमें, अपेरेंट डेप्थ दिख रही है। अपेरेंट डेप्थ हम किस तरह से निकालेंगे? रियल डेप्थ, जो भी रियल डेप्थ है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमारा रेयर मीडियम है, यहाँ पर टेंसर मीडियम है। लेट्स सपोज यहाँ पर एयर है, यहाँ पर वाटर है एंड यहाँ पर कोई भी लाइट आई है यहाँ से, सॉरी यहाँ से, तो फिर वो इस तरह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी
ठीक है, ऐसे। कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट शुड एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम, लाइट डेंसर मीडियम से आएगी रेयर मीडियम में। द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एंगल ऑफ, ठीक है, सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन दी क्रिटिकल एंगल। एप्लीकेशन क्या है TIR के, ऑप्टिकल फाइबर्स एंड टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, रिलेशन कनेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में रिलेशन बताना है, n इज इक्वल टू 1/sin I। रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ये क्या है, रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस, ये रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है। n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में ज़रूर पूछा जाता है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है, n2 माइनस, रुको, n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, विच इज़ बेसिकली 1/f। सो वो क्या है, n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 1/f। नाउ लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस हमारी v/u होती है प्लस v/u, वही मिरर में हमारा माइनस v/u था। पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ एक्सप्रेस्ड इन मीटर। पावर ऑफ अ लेंथ इज 1/f। यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, डायोप्टर। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन, एक बार ये 16। A combination of thin lenses is in contact, ठीक है, सेम वही है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ये R1 प्लस R2 ये एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होगा, ठीक है। R1 प्लस R2 एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होगा। D इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। At minimum deviation R is equal to A/2, I is equal to A plus D/2, n is equal to sin A plus D/2 upon sin A/2. The phenomena of splitting of light into its component colors is known as dispersion. एक ऐसा फिनोमिना जब हम लाइट को स्प्लिट करते हैं उसके कंपोनेंट कलर्स में, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन। सिंपल माइक्रोस्कोप है ये, इमेज इरेक्ट आएगी मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल। मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f when image at near point d is equal to 25 सेंटीमीटर, एंड जब इमेज इन्फिनिटी पे है तो d/f होगा, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप फाइनल इमेज इज हाईली मैग्नीफाइड, मतलब सिंपल इमेज एंड कंपाउंड इमेज में तुमसे यही पूछेगी कि इमेज कैसे दिख रही है। तो सिंपल इमेज के अंदर आई एम टॉकिंग अबाउट वाइवा, ठीक है, बोर्ड्स में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर जो इमेज है वो इरेक्ट होगी, मैग्नीफाइड होगी और वर्चुअल होगी। वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड मीन्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज, बड़ी होगी, सीधी होगी, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, हाईली एनलार्ज्ड होगी, वेरी एनलार्ज एंड इन्वर्टेड होगी एंड वर्चुअल होगी एंड इन्वर्टेड होगी और हाईली मैग्नीफाइड। अब मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या होगा, दैट इज L/f0 अपॉन D/FE। f0 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, FE is focal length of eyepiece, L is tube length,
D is near point. Near point is equal to 25 centimeter. For large magnification, FO and FE should be small. बड़े magnification के लिए FO and FE को छोटा होना पड़ेगा. Refracting या फिर टेलीस्कोप, फाइनल इमेज जो है वो मैग्नीफाइड आएगी, बड़ी आएगी, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड. मतलब टेलीस्कोप के अंदर बिल्कुल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह चीज इमेज हमें मिलेगी. अब एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, देयर इज नो क्रोमैटिक एबरेशन इन मिरर. कोई क्रोमैटिक एबरेशन नहीं होगा मिरर में. पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज रिमूव्स स्फेरिकल एबरेशन. जो भी पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज है वो स्फेरिकल एबरेशन को रिमूव कर देते हैं. वेट ऑफ मिरर इज लेस देन अ लेंस ऑफ सेम ऑप्टिकल क्वालिटी. जो मिरर का वेट है, वेट ऑफ मिरर इज लेस देन अ लेंस. मिरर का वेट लेंस से कम है. वेट ऑफ मिरर इज लेस देन अ लेंस ऑफ सेम ऑप्टिकल क्वालिटी. अब वेव फ्रंट. वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज. वेव फ्रंट एक ऐसा सरफेस है जिस पर कांस्टेंट फेज है. वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द wavefront is defined as the surface of constant phase. A locus of points which oscillate in phase is called a wavefront. एक ऐसा locus of point which oscillate in phase is called a wavefront. Spherical wavefront होते हैं, plane wavefront होता है. wavefront from a point source are spherical. At large distance from a source wavefront is plane wavefront. हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है? ईच पॉइंट ऑफ द वेवफ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट. हर पॉइंट, वेवफ्रंट का हर पॉइंट एक्ट करता है सेकेंड एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट. कॉमन टेंजेंट टू द सेकेंडरी वेवलेट गिव्स द पोजीशन ऑफ न्यू वेवफ्रंट. अब रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल. रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव using Huygens principle, sin I by sin R is equal to n2 by n1. ये स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से. रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल. कोहेरेंट सोर्सेज क्या होता है? दो सोर्सेज कोहेरेंट हो गए अगर इफ दे एमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस. कोहेरेंट सोर्सेज वो होते हैं, दो सोर्सेज कोहेरेंट तब हो गए जब वो उनकी जो लाइट वेव्स है, if the two sources are coherent if they emit light waves of same frequency and same phase or constant phase difference. Two sources are coherent. दो sources coherent है. Two sources are coherent if they emit light waves of same frequency and same phase or constant phase difference. Coherent sources. Two sources are coherent if they emit light waves of same frequency and same phase or same or constant phase difference. Superposition principle. The resultant displacement produced by a number of waves is the vector sum of the displacement of each wave. The resultant displacement produced by a number of waves. जो resultant displacement produced by a number of waves is the vector sum of the displacement of each wave. The resultant displacement produced by a number of waves, जो resultant displacement produce हुआ है number of waves से, is the vector sum of the displacement of each wave. इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर दो वेव सुपर इम्पोज करती है एक रिजल्टेंट वेव को बनाने के लिए जिसका ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो. इंटरफेरेंस इज द फिनोमेना इन विच टू वेव सुपर इम्पोज टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव ऑफ ग्रेटर और लोअर एम्पलीट्यूड. कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या है? पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ. पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल है वेवलेंथ का, n लैम्डा. कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव के लिए n+1/2 इंटू लैम्डा. पाथ डिफरेंस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है π/2 का. पाथ डिफरेंस इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2.
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से, एक्सप्रेशंस फॉर बैंडविड्थ इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन और सोर्स के बीच में जो है, एंड स्मॉल डी इज डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज क्या थे? टू सोर्सेज आर कोहेरेंट when they have when the light emits same frequency and same phase or constant phase difference। wavelength of light, distance between screen and d क्या है? कैपिटल D is a distance between screen and sources and small d is distance between coherent sources। condition for good interference के लिए पैटर्न इंक्रीजिंग, गुड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए इंक्रीजिंग लैम्डा, इंक्रीजिंग डी, डिक्रीजिंग डी। अगर हमें अच्छा इंटरफेरेंस चाहिए तो हमें डी कम चाहिए होगा। डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो। डिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेड इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेडो। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में डिफरेंस, ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आर ऑफ इक्वल विड्थ। इक्वल विड्थ क्या है ये? बट सेंट्रल मैक्सिमम ट्वाइस एज वाइड एज अदर मैक्सिमा। जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो ट्वाइस होगा साइज में एज वाइड एज अदर मैक्सिमा। इंटरफेरेंस डबल स्लिट फॉर्म करता है, डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट फॉर्म करता है। इनमें सेम इंटेंसिटी होती है बट इसमें इंटेंसिटी फॉल्स ऑफ फ्रॉम सेंटर ऑन ईदर साइड। डिफ्रैक्शन क्या था? डिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट around the corners of an object into the region of geometrical shadow। A polarization of light, the phenomena of restricting the electric field variations of light to one place is called polarization। एक ऐसा phenomena जिसमें electric field of restricting the electric field vibrations of light to one place is called polarization। मालस लॉ क्या है? यूजेस ऑफ पैलेरॉइड्स। पैलेरॉइड्स का यूज़ कहाँ करा जाता है? सनग्लासेस के अंदर, विंड स्क्रीन्स इन ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। ट्रेन और एरोप्लेन की विंड स्क्रीन्स में ये पोलरॉइड्स यूज़ करे जाते हैं 3D कैमराज में। तो पोलरॉइड सनग्लासेस में, विंड स्क्रीन्स इन ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स एंड इन 3D कैमराज। मेलिस लॉ क्या है? intensity of polarized light that passes through the analyzer varies as। polarized light की intensity जो एनालाइजर से पास करती है वो इस तरह से वेरी करती है। I is equal to I naught cos square theta। I is equal to I naught cos square theta। I is equal to I naught cos square theta। सो मालस लॉ क्या है? इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट दैट passes through the analyzer varies as I is equal to I naught cos square theta। Malus law states that the intensity of polarized light, Malus law states that the intensity of polarized light that passes through the analyzer। मालस लॉ क्या है? मालस लॉ, इट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट। मालस लॉ, इट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट दैट passes थ्रू द एनालाइजर। मालस लॉ क्या है? इट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट passes थ्रू द एनालाइजर वेरीज एज I is equal to I naught cos square theta। I naught is equal to intensity of light from polarizer। I is equal to intensity of light from analyzer। अब है methods of electron emission from a metal surface। थर्म आयनिक एमिशन, हम किस तरह से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। थर्म आयनिक एमिशन,
फील्ड एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट एक मेटल सरफेस पर डालेंगे, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी incident on a metal surface, electrons are emitted from the metal surface and this phenomena is called photoelectric effect. Work function: the minimum energy required to eject an electron from the metal surface is called work function. Phi naught is equal to h mu naught, and h mu naught is equal to threshold frequency. Work function की यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन फोटो करंट, बिल्कुल लीनियर इसका ग्राफ बनेगा. पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एमीटर प्लेट ए फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो. द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एमीटर प्लेट ए, the minimum negative potential of emitter plate A for which photo current becomes zero, for which photo current becomes zero is called stopping potential. At a stopping potential, half mv square is equal to ev naught. Effect of intensity of incident radiation on stopping potential. Stopping potential for a given frequency, the stopping potential is independent of intensity of incident radiation. जैसे कि I1 I2 I3 है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ है. फोटो करंट I3 का ही ज़्यादा होगा, ठीक है. फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ intensity of incident radiation. Variation, effect of frequency of incident radiation on stopping potential. The stopping potential increases with the increase in frequency. Stopping potential increase करता है with the increase in the frequency of radiation. Variation of stopping potential with frequency. Slope of graph is equal to v naught by v. Einstein's photoelectric equation. H nu is equal to energy of photon is equal to work function plus kinetic energy of the electron. H mu minus mu naught is equal to ev naught. Laws of photoelectric effect. Photoelectric current is directly proportional to intensity of incident radiation. Photoelectric effect directly proportional होता है to intensity of फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी. स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करता है विद फ्रीक्वेंसी. स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता. स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है. बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो एमिशन अकर ही नहीं करता. फोटो एमिशन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है. द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट प्रूव्ड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. लाइट डुअल नेचर शो करती है, ठीक है. जो पार्टिकल नेचर है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन. एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू. मोमेंटम पी इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी. स्पीड इसकी इतनी है. फोटोन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीजेज. डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी. वेवलेंथ ऑफ मेटर वेव सेम. द वेव एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल उसे हम मेटर वेव कहते हैं. रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. मोस्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी स्पेस. द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ मास इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस. साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? 10⁻⁻15 to 10⁻⁻14 मीटर. रदरफोर्ड मॉडल के लिमिटेशन. ये मैटर की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया. ये लाइन स्पेक्ट्रा भी नहीं बता पाया. इम्पैक्ट पैरामीटर. इम्पैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ एल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनिशियल एल्फा पार्टिकल का सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से,
कितना डिस्टेंस है, उसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर. इम्पैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. Impact parameter is the perpendicular distance of the initial velocity vector of alpha particle from the center of the nucleus. When b is equal to 0, angle of scattering theta is equal to 180. जब b बहुत ज़्यादा है तो थीटा 0 होगा. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आटम वो ये है. टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव. दिस इम्प्लाइज दैट एनर्जी इज बाउंड टू द न्यूक्लियस. ये n square h square epsilon नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर. ये 0.529 n स्क्वायर बाय z है ना. हाँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर के. डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन. ये एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई. लिमिटेशन क्या है बोर्स एटॉमिक मॉडल की? बोर मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन लाइक एटम्स ओनली. बोर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द इंटेंसिटी वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द स्पेक्ट्रम. एटॉमिक मास यूनिट दैट इज दिस. आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर. सेम एटॉमिक नंबर है बट मास नंबर अलग है. आइसोबार्स सेम मास नंबर है बट एटॉमिक नंबर अलग है. आइसोटोन्स सेम न्यूट्रॉन नंबर है. Einstein's mass energy relation is equal to mc square. Radius of nucleus r is equal to r naught a की power 1/3. Mass defect क्या होता है? The difference in mass of a nucleus. The difference in mass of a nucleus and its constituents is called the mass defect. ZMP plus a minus z mn minus capital M. Binding energy. The energy equivalent of mass defect is called binding energy. जो the energy equivalent of mass defect is called binding energy. EP is equal to delta mc square. Binding energy per nucleon. EBN is equal to EB by A. EBN is equal to binding energy upon mass number. The value of EBN is maximum for Fe nucleus. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है नेचर में. ये चार्ज इंडिपेंडेंट है. न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव है इफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इज लार्जर देन दिस. एंड रिपल्सिव. अट्रैक्टिव कब होगी? जब 0.8 इंटू 10⁻⁻19 मीटर होगा. अब 3 टाइप के रेडियो एक्टिव डिके है. अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके. अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके. रेडियो एक्टिव हेनरी बेक्यूरेल ने डिस्कवर करी थी. न्यूक्लियर फिजन. इन न्यूक्लियर फिजन अ हेवियर न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू लाइटर न्यूक्लियस विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. न्यूक्लियर फिजन के अंदर एक हैवियर न्यूक्लियस स्प्लिट कर देता है लाइटर न्यूक्लियाई में विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? इन न्यूक्लियर फिजन 2 लाइट न्यूक्लियाई combine to form a larger nucleus with the release of large amount of energy. न्यूक्लियर फ्यूज़न के अंदर इन न्यूक्लियर फ्यूज़न 2 लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ लार्जर न्यूक्लियस. 2 लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन. न्यूक्लियर फिजन क्या है? एक बड़े एक हैवियर न्यूक्लियस का स्प्लिट करना लाइटर न्यूक्लियाई में विद द रिलीज ऑफ हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी. न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है? 2 लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ लार्जर न्यूक्लियस विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. द एनर्जी और जनरेशन इन सन इज बाय थर्मो न्यूक्लियर फ्यूज़न. हाइड्रोजन बॉम्ब ये न्यूक्लियर फ्यूज़न से ही होता है. द एनर्जी रिलीज्ड ऑफ अ यूरेनियम न्यूक्लियस. एक यूरेनियम का न्यूक्लियस 2000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर सकता है. एटम बॉम्ब अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन. अब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स. सिलिकॉन, जर्मेनियम, कंपाउंड इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स CDS, GA, AS. एनर्जी गैप क्या है? द गैप बिटवीन द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप और एनर्जी बैंड गैप.
इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी यूनिट है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। मेटल्स के अंदर ये देखो कोइंसाइड कर रही है ना इसके ऊपर ही, एंड यहाँ पर ये इंसुलेटर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी गैप है, सेमीकंडक्टर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी गैप है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर को ही हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स, Ni ये सब इक्वल होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? दीज आर द डोप्ड सेमीकंडक्टर्स, मीन्स it means impurities are added to the semiconductors are called extrinsic semiconductor। दो टाइप के होते हैं, n टाइप एंड p टाइप। n टाइप में क्या होता है? ये डोपिंग सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम के साथ डोपिंग करेगी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालकर। क्या डालकर? पेंटावेलेंट। पेंट से n टाइप में पेंटावेलेंट, ठीक है, ये याद रखना। ट्राईवेलेंट इसका अपोजिट, वो ट्राईवेलेंट ही हो जाएगा। सो पेंटावेलेंट, एन टाइप के अंदर हमें क्या याद रखना है? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, Sb एंड P, फॉस्फोरस। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल्स के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स है एंड होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं। तो एन टाइप के अंदर हमें क्या याद रखना है? हम पेंटावेलेंट, तुम ये याद रखना, पेंट, एन एंड ई पहला आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए होल से, एंड ये एन क्या डिनोट कर रहा है? एन डिनोट कर रहा है तुम्हारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो। पी टाइप में इसका उल्टा कर देना। अब पीएन जंक्शन डायोड या फिर फॉरवर्ड बायस क्या है? फॉरवर्ड बायसिंग, पी साइड ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। पी साइड जो है उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं एंड एन साइड को हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं। विड्थ डिप्लीशन लेयर की डिक्रीज होती रहती है फॉरवर्ड बायस में, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज होता है। मोशन और मेजॉरिटी कैरियर्स गिव्स राइज टू डिफ्यूजन करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर। पीएन जंक्शन डायोड में रिवर्स बायस का मतलब क्या है? इन रिवर्स बायसिंग पी साइड ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड एन साइड को पॉजिटिव से अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं। विड्थ यहाँ पर बढ़ती रहती है, पोटेंशियल बैरियर भी इंक्रीज होता है, एंड यहाँ पर जो करंट है वो हमारा माइक्रो एम्पियर्स में बनता है एंड यहाँ पर मिली एम्पियर्स में बनता है। डिप्लीशन रीजन क्या है? द रीजन ऑन ईदर साइड ऑफ अ पीएन जंक्शन वेयर देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स। एक ऐसा रीजन पीएन जंक्शन के दोनों साइड द रीजन ऑन ईदर साइड ऑफ अ पीएन जंक्शन वेयर देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। VI characteristic of silicon diode, potential barriers, one potential difference, one PD across the depletion region which prevents the flow of electron and holes through PN junction. Threshold voltage, the forward voltage beyond which the diode current increases significantly is called threshold voltage. Breakdown voltage क्या है? One reverse voltage at which reverse current increases suddenly. एक ऐसा रिवर्स वोल्टेज जिसके बाद रिवर्स करंट सडनली इंक्रीज करने लगता है। रेक्टिफिकेशन, वन प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रेक्टिफिकेशन, AC को DC में कन्वर्ट करना। The process of conversion of AC voltage to DC voltage is called rectification. The property of diode used in rectification, the diode conducts only when it is forward biased. डायोड तभी कंडक्ट करेगा जब वो फॉरवर्ड बायस्ड है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड कंडक्ट कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट ही नहीं कर रहा है। आउटपुट ओनली ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 कंडक्ट्स, D2 कंडक्ट नहीं करता। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल D2 कंडक्ट करता है, D1 कंडक्ट नहीं करता है। आउटपुट करंट ऑन बोथ हाफ साइकिल इन सेम डायरेक्शन। फिल्टर्स क्या है? The circuits that filter out the ripples and give a pure DC voltage are called filters.
the circuits that filter out the AC ripples and give a deep pure DC voltage, और प्योर डीसी वोल्टेज देते हैं, उन्हें हम फिल्टर्स कहते हैं. So here we have revised our whole class 12th syllabus.